Okay, welcome all of you guys once again for the fourth class of income tax revision. Yesterday, कल के क्लास में हम लोग ने हाउस प्रॉपर्टी कंटिन्यू किया था, हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट किया था. टुडे विल बी कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर हाउस प्रॉपर्टी एंड आज ही हम लोग सैलरीज भी स्टार्ट करेंगे. तो हाउस प्रॉपर्टी में जो लास्ट कॉन्सेप्ट अपने पढ़े थे वो था पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड. हाउस प्रॉपर्टी में जो लास्ट कॉन्सेप्ट अपने पढ़े थे वो था पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड. ठीक है, partly let out and partly self occupied was the last portion which we have read it. Okay, किरण हैप्पी टीचर्स डे इन एडवांस. थैंक यू किरण, थैंक यू. कल है टीचर्स डे, कल बात करते हैं. अभी लेट्स कॉन्सेंट्रेट इन द स्टडीज. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. आई विल ट्राई माई बेस्ट सर. ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग. बस चैट बॉक्स को स्टॉप करो और लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग. ओके, डू नॉट वेस्ट टाइम, लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग. चैट बॉक्स में प्लीज लिखना बंद करिए. अभी मैं चैट बॉक्स नहीं देख रहा. ओके, ऑल विशेस एक्सेप्टेड. गुड इवनिंग सबको. होप योर हेल्थ आर फाइन. थैंक यू फॉर वट एवर विशेज यू आर गिविंग इट टू मी. मैं सबको हार्दिक वे में एक्सेप्ट करता हूं. बस अभी पढ़ाई में ध्यान दे. चलिए ठीक है, बीच बीच में अपने थोड़ा सा मजाक का सेशंस लेंगे, बट वी शुड नॉट डिविएट फ्रॉम द टॉपिक, वी शुड नॉट डिविएट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव जिसकी वजह से हम लोग आज गैदर हुए हैं. तो गाइज लास्ट अपने खत्म किए थे partly let out and partly self occupied. Now what do you mean by partly let out and partly self occupied? See, एक प्रॉपर्टी जो होता है वो कुछ समय तक लेट आउट होता है और कुछ समय तक सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है. जो मैंने कल के एग्जांपल में दिया था कि 4 months तक एक प्रॉपर्टी लेट आउट था ड्यूरिंग द ईयर एंड फॉर द बैलेंस 8 months द प्रॉपर्टी वाज सेल्फ ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग द ईयर. सो यू विल डू द सम नॉर्मली एज यू नॉर्मली डू. अकॉर्डिंगली आपको एक्चुअल रेंट निकालना है लेट आउट पीरियड के लिए एंड यू हैव टू कंप्यूट द एक्सपेक्टेड रेंट फॉर द एंटायर 12 months. दैट्स इट. दिस वाज द लास्ट सिचुएशन आई हैड कंप्लीटेड यस्टरडेज क्लास में. आज अपने को क्या करना है, आज अपने स्टार्ट करेंगे the scenario number 7 which is the most important scenario which talks about partly let out and partly self occupied during the year, that is area wise. मेरा एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, इसके लिए आपको ध्यान से उस एग्जाम्पल को सुनना है और उस एग्जाम्पल के बाद आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. इमेजिन दैट यू हैव अ प्रॉपर्टी which has ground plus 1, that is 2 ground plus 1 first floor. So G plus 1 का you have an apartment and you are a family of 4 people. आप आपके बहन सिस्टर और your mother and father. तो आपके लिए ground floor is sufficient but first floor is unoccupied. So what you thought that let's let out this first floor at a particular price for a particular rent and देन आपने सोचा कि जो ग्राउंड फ्लोर है उसको हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड जैसा था वैसा ही करते हैं. नाउ गाइस, दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ सम वेयर अ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द ईयर इज पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड. आई रिपीट, वेयर अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द ईयर इज पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड. यानी एक ही प्रॉपर्टी पूरे साल भर आप हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी, दैट इज मान लीजिए 50% ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी, यानी टोटल प्रॉपर्टी मतलब जी प्लस फर्स्ट फ्लोर का 50% ऑफ द प्रॉपर्टी यू आर यूजिंग एज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग प्रॉपर्टी यू आर यूजिंग एज लेट आउट. आप उसे लेट आउट करके रखे हो. अब इस तरीके का सम आपको एग्जाम में आएगा तो हाउ विल यू कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? दिस इज माई सिचुएशन नंबर 7. इसी को हम कहते हैं कि आपको पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड का एरिया वाइज का सम, यही आपको कहते हैं. और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम विच कम्स इन द एग्जामिनेशन एंड ट्रेंडी बहुत ज्यादा है, ज्यादा मार्क्स से इसी पर्टिकुलर टॉपिक से पूछा जाता है. नाउ सर, हाउ टू सॉल्व दिस सम? यू प्लीज टेल अस हाउ टू सॉल्व दिस सम. नाउ बहुत ध्यान से समझना है. सी, यू नो that for a particular year in a particular case, self occupied के केस में आपका एनुअल वैल्यू नील कब होता है? एनुअल वैल्यू नील तभी होता है जब थ्रू आउट द ईयर आपका प्रॉपर्टी का थ्रू आउट द ईयर इट वाज सेल्फ ऑक्यूपाइड. तो इन दिस केस व्हाट वी विल डू, वी विल कंसिडर दिस ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर एज 2 यूनिट्स. हम क्या कंसिडर करेंगे? इसको 2 यूनिट्स की तरह कंसिडर करेंगे. यूनिट 1 आपको अपने कंसिडर करना है सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह और यूनिट 2 को कंसिडर करना अपने लेट आउट की तरह. नाउ यूनिट 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड यू विल कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेपरेटली एंड यूनिट 2 लेट आउट यू विल कंसिडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेपरेटली. सर, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आपका एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगा? 0. उसमें आपको खाली माइनस क्या मिलेगा? इंटरेस्ट का डिडक्शन, दैट्स इट. बट लेट आउट के केस में नॉर्मली जो आप सम करते हैं, जैसे आपको जीएवी निकालना पड़ेगा, फिर आपको म्युनिसिपल टैक्स माइनस करना पड़ेगा, एनएवी निकालना पड़ेगा, देन यू विल डिडक्ट योर
24A, 24B, that is standard deduction, and then you will also provide deduction of interest on capital to arrive at income from house property. But the question is, ये जो भी let out property का आप आंसर निकालोगे, everything will be 50% proportionate. I repeat, everything will be 50% proportionate. आपको 50% प्रतिशत सारी वैल्यूज लेने पड़ेंगे. यानी सर अगर मैं आपके लिए एक सिंपल, आप फ्लो फॉर्मेट दिमाग में लाओ, हाउस प्रॉपर्टी वाला फॉर्मेट क्या था, नंबर 1 अपने क्या निकालते थे, जीएवी निकालते थे. तो जीएवी अगर पूरे साल का 10 लाख आ रहा है उस प्रॉपर्टी का, इस प्रॉपर्टी का पूरे साल का जीएवी 10 लाख आ रहा है, तो आपका जीएवी प्रोपोर्शनेट लेट आउट यूनिट का कितना होगा सर, इसका हो जाएगा 5 लाख, बिकॉज 50% इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, 50% इज लेट आउट. If 50% is let out, then your proportionate GAV should be 5 lakhs. यानी आप expected rent का भी 50% कर दिए, आप standard rent का भी 50% कर दिए, आप fair rent का भी 50% कर दिए. तीनों को कंसिडर करते हुए यू हैड अराइव एट GAV. उसके बाद म्यूनिसिपल टैक्स जो आप कैलकुलेट करेंगे, आई रिपीट, म्यूनिसिपल टैक्स आप जो कैलकुलेट करेंगे. अच्छा, इसमें एक बात मैं बताना चाहता हूं, जब आप GAV निकालते हो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जब आप GAV निकालते हो तो आप एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर निकालते हो, राइट? तो एक्सपेक्टेड रेंट में तो जो मैंने अभी आपको बताया, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, यू विल कंसिडर ऑल दिस प्रोपोर्शनेटली, ओके. बट व्हाट अबाउट एक्चुअल रेंट? क्या एक्चुअल रेंट भी आप प्रोपोर्शनेटली कंसिडर करेंगे क्या? मुझे बताइए, क्या एक्चुअल रेंट भी आप प्रोपोर्शनेटली कंसिडर करेंगे क्या? सर एक्चुअल रेंट तो हम लेट आउट पीरियड के लिए निकालते हैं, तो एक्चुअल रेंट तो जितना आपका आ रहा है आप उसी के हिसाब से एक्चुअल रेंट निकालेंगे. आप उसमें थोड़ी ना 50% करेंगे, बिकॉज एक्चुअल रेंट तो आपको लेट आउट यूनिट का ही दिया रहेगा ना. This first floor was let out, so this particular income you are getting from this first floor, okay, but this expected rent is for the entire first floor, okay. तो आपको actual rent भी लेट आउट पीरियड के लिए निकालना पड़ेगा और एक्सपेक्टेड रेंट भी आपको ओनरशिप पीरियड के लिए निकालना पड़ेगा. तो एक्चुअल रेंट जो आया विच एवर इज हायर वो आपका जीएवी हो गया, माइनस क्या करना है अपने को, म्यूनिसिपल टैक्स. दिस म्यूनिसिपल टैक्स जो अपने करेंगे, वो जो म्यूनिसिपल टैक्स अपने करेंगे, म्यूनिसिपल टैक्स अपने पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन करेंगे, उसको भी अपने 50% करेंगे. उसके बाद एनएवी ऑटोमेटिकली डिडक्ट होगा, इंटरेस्ट को भी अपने 50% करेंगे. आइए फटाफट एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, उस इलस्ट्रेशन से आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं. ओके, प्लीज डू नॉट राइट एनी चैट्स, वॉट एवर आई एम सेइंग आप प्लीज उसका ध्यान से बात सुनना, ठीक है. Prem owns a house in Madras during the year 1920. 2/3 portion of the house was self-occupied and 1/3 was let out. तो 2/3 अगर self-occupied है और 1/3 अगर let out है, यानी 2/3 और 1/3 आपका दो पार्ट्स आ गया. 2/3 was self-occupied and 1/3 was let out. So this is the proportion you have to divide the values into. Rent है 8,000 per month, यानी ये हो गया मेरा एक्चुअल रेंट. दिस इज माई एक्चुअल रेंट, ये मेरे को एक्चुअल रेंट मिल जाएगा. अब ये जब मेरा एक्चुअल रेंट आ गया, उसके बाद म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 3 lakhs, फेयर रेंट इज 2,70,000, स्टैंडर्ड रेंट इज 3,30,000. तो अपने को क्या करना है, 3 lakhs एंड 2 lakhs, विच एवर इज हायर 3 lakhs एंड स्टैंडर्ड रेंट 3,30,000, तो अपने को 3 lakhs लेना है. बट टेल मी वन थिंग, अपने 2/3 क्या है था, अपना सेल्फ ऑक्यूपाइड था, लेट आउट क्या था, 1/3 था, ओके. तो 2/3 है, एनुअल वैल्यू निल, इसके केस में तो अपने को कुछ करना नहीं है. माइनस अपने को क्या करना है, इंटरेस्ट, वो अपने बाद में देखेंगे. 1/3 इज व्हाट, एक बार ध्यान से देखते हैं. 1/3 इज बेसिकली लेट आउट, ओके. नाउ इसमें अपने को क्या करना है, सबसे पहले जीएवी निकालना है. फॉर जीएवी व्हाट वी नीड टू कंप्यूट, एक्सपेक्टेड रेंट. नाउ व्हाट इज एक्सपेक्टेड रेंट, फटाफट मुझे बताइए सर. 3 lakhs और 2,70,000 विच एवर इज हायर, 3 lakhs बट नॉट एक्सीडिंग स्टैंडर्ड रेंट 3,30,000, तो 3 lakhs. अब इसमें आपको 3 lakhs को यही ध्यान से सुनना है, वी नीड टू डू 1/3. 3 lakh हाफ करेंगे, 1.5 लाख लेट आउट में जाएगा. इसमें 1/3 करेंगे, क्योंकि 1/3 आपका लेट आउट किया है, ठीक है. तो 1/3 लेट आउट के लिए यूज किया है, तो 3 lakh इंटू 1/3 विल गिव मी 1 lakh. नाउ व्हाट विल बी द एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट इज 8,000. तो एक्चुअल रेंट 8,000 है, तो अपने 8,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे फुल ईयर के लिए, यहाँ पे अपने को ये मिल जाएगा 96,000. तो विच एवर इज हायर 1 lakh. दिस इज माई जीएवी अपने को कितना मिल गया, 1 lakh का अपने को जीएवी मिल गया. अब अपने को क्या करना है, म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करना है. ही पेड म्यूनिसिपल टैक्स एट द रेट ऑफ 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू. तो म्यूनिसिपल वैल्यू कितना था प्रॉपर्टी का, 3 lakhs. तो 3 lakhs का 10% हो गया 30,000, एंड 30,000
30,000 को भी आपको क्या करना है, प्रपोर्शनेट करना है। तो 30,000 इंटू 1/3 कितना हो जाएगा, 10,000। दिस विल बी योर वैल्यू अपोर्शन टू दी सेल्फ ऑक्यूपाइड, आई मीन लेट आउट पार्ट, बिकॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड तो सब कुछ जीरो में आ गया है, आपको सब कुछ प्रपोर्शनेट करना पड़ेगा। बट आप एक्चुअल रेंट को प्रपोर्शनेट मत कर दीजिएगा, बिकॉज एक्चुअल रेंट इज ऑलरेडी फॉर एक्चुअल पीरियड विच इज टू बी कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग एक्चुअल रेंट। इसके बाद आपको 90,000 मिल गया एनएवी। 90,000 एनएवी मिलने के बाद आप माइनस क्या करोगे, 90,000 एनएवी मिलने के बाद आपको माइनस करना है स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%, विच गिव्स यू 27,000। उसके बाद आप माइनस करोगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना आ रहा है एक बार देख लेते हैं। आप 25 लाख का लोन लिए, आपने ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट 1,20,000 पे किया, तो 1,20,000 पे किया, तो यहाँ पे आपको कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, यहाँ पे भी तो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। यस सर, 1,20,000 इंटू 2/3, 1,20,000 इंटू 2/3 विच गिव्स यू 80,000। 80,000 का इंटरेस्ट आपको डिडक्शन यहाँ मिल जाएगा, और बैलेंस जो डिडक्शन है वो आपको यहाँ मिल जाएगा 40,000। तो 90,000 माइनस 27,000, 90,000 माइनस 27,000, देखिए ये सब मैं इसलिए करा रहा हूँ बिकॉज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, माइनस 40,000 विच गिव्स यू 23,000। ये अपना आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम लेट आउट पोर्शन, और यहाँ पे अपना माइनस 80,000 आ गया। क्या आ गया, माइनस 80,000 आ गया। तो टोटल अगर मैं एचपी देखूँ, टोटल अगर मैं एचपी देखूँ तो मेरे को 80,000 माइनस 23,000 विच गिव्स मी 57,000 का मुझे लॉस आ रहा है। 50,000 का मुझे लॉस आ रहा है बिकॉज माई इंटरेस्ट पेमेंट इज हाई इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन। तो मैं टोटल कर दिया, तो आपको टोटल जो एचपी है, बिकॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड से भी आपको मिल रहा है और लेट आउट से भी आपको मिल रहा है। सर कैसे पता चलेगा पीरियड वाइज है कि एरिया वाइज, वो एग्जाम के वर्ड से आपको जानना पड़ेगा प्राची। पीरियड वाइज होगा मतलब व्हेन पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी वाज लेट आउट फॉर अ पीरियड, ठीक है, फॉर लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड। बट जब एरिया रहेगा मतलब हाफ पार्ट, 2/3 पार्ट, 1/3 पार्ट, देन इट इज एरिया वाइज सम। सो वर्ड्स पढ़ के, सम पढ़ के आपको एरिया वाइज पीरियड वाइज समझना पड़ेगा। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम एरिया वाइज सम। अपने नेक्स्ट सिचुएशन में आते हैं, सिचुएशन नंबर 8। अगर कोई क्वेरी आपके एरिया वाइज सम के लिए तो लास्ट के लिए बचा के रखिए, लास्ट में मैं सारा आपका सोल्यूशन सॉल्व करवा दूंगा। प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, एन अमेंडमेंट विच केम, बहुत ध्यान से सुनना, मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था कि इफ अ पर्टिकुलर property is a stock in trade and income is coming from that house property, even though in particular cases your income can be taxable under income from house property. Imagine करो एक बिल्डर है, उसने घर बना लिया, imagine करो एक बिल्डर है, उसने घर बना लिया, बट वो घर किराया पे नहीं दे पा रहा है, that is not let out. Now you tell me, in house property what did we read? What are the 3 conditions in which HP will be applicable? Now sir, number 1, there should be a building. Number 2, you should be the owner of the building. Number 3, the property should not be used for my own other business. Now my point is, अगर builder house property बना लेता है, when a builder is constructing a house property completed, then is he satisfying all the 3 conditions? Yes sir. House property के condition में it is not mentioned whether that particular property should be let out or not. ऐसा तो बोला नहीं है, let out or not ये तो बोला नहीं है, let out है कि नहीं ये तो अपने को बोला नहीं है। तो in that case, even in builders cases, HP income can be taxable. Or a particular case where a house property is constructed but it is not able to let out, HP income can be taxable. So another section came, section 23, I mean clause subsection came 23 subsection 5, where it has been mentioned that if a particular SSE is holding a property as a stock in trade, मतलब stock in trade समझ के, वो उसका inventory है, वो उसका क्या है, inventory है, that's a business asset of it, that's his inventory. Stock in trade अगर है, then that annual value of that particular property should be charged under this head, income from house property. You can take as जीरो, आप उस एनुअल वैल्यू को क्या ले सकते हो, जीरो। सर क्यों जीरो लोगे आप, बिकॉज आप उसे लेट आउट नहीं कर पा रहे हो, अभी अपने समझेंगे। आप नील लोगे कितने साल के लिए, 2 इयर्स के लिए नील लोगे, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कितने साल के लिए, 2 इयर्स के लिए। दिस वाज 1 ईयर पहले, फाइनेंस एक्ट 2019 ने इसको 2 इयर्स किया, 2 इयर्स के लिए फ्रॉम द end of the financial year, मेरे बात साथ है, in which the certificate of completion or construction of the property is obtained from the competent authority if such property is not let out. If such property is not let out, मतलब the point is the unsold stock बोला मैंने, यानी the building which could not be let out, जो वो unsold रह गया, जिसके closing stock पे पड़ा है,
जो वो बेच नहीं पाया, लेट आउट नहीं कर पाया, इन दैट केस द and if it is not let out, then maximum government has allowed extension of 2 years, that up to 2 years from the end of the financial year in which the building was completed, यानी आपको completion certificate issue होगा. Example, 1st December 2018 the building construction certificate got completed. Okay, I mean you got the completion certificate. तो इस साल के एंड में आएंगे 31st March 2019. 31st March 2019 समझ गए, एंड में आए. देखिए फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर बोला है, तो 31st March 19 से एंड में आएंगे प्लस 2 years, यानी 31st March 21 तक योर एनुअल वैल्यू कैन बी निल, यानी तब तक आपके एचपी में इनकम नहीं टैक्सेबल होगा, यू कैन क्लेम लॉस. बट उसके बाद एक्सपेक्टेड रेंट विल बी एप्लीकेबल, एक्सपेक्टेड रेंट विल बी जीएवी, देन उसके बाद नॉर्मल जैसे आप कैलकुलेट करते हो वैसे कैलकुलेट होगा. अप टू 2 years ये आपको याद रखना है फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द सर्टिफिकेट ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज इशूड. सो गाइज दिस वाज द लास्ट सिचुएशन. उसी तरीके से मैंने एक पूरा टेबल बनाया आपके लिए. देखिए स्टडी मटेरियल के लिए आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, थैंक यू सो मच. आई हैव गिवन लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम एफर्ट. फॉर दैट आई अगेन वांट टू थैंक माय स्टूडेंट, one of my past student who has passed her intermediate examinations. Her name is Komal Gupta. बहुत मेहनत की उन्होंने, मेरे साथ मिलकर बैठकर सजेशंस देना, बहुत मेहनत की ताकि एक अच्छा मटेरियल हम बना सके आप लोग के लिए इनकम टैक्स के लिए. बिकॉज शी हैज़ पास दिस एग्जामिनेशन, शी हैज़ ऑलरेडी शी वॉज वन ऑफ माई स्टूडेंट इन इंटरमीडिएट, नाउ शी इज स्टडिंग फॉर फाइनल्स. तो बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया, टाइम दिया, एफर्ट दिया और अपना सजेशन भी दिया कि सर किस तरीके से हम लोग इसको कम से कम वर्ड्स में लिख बना सकते हैं. तो प्लीज़ अगर आपको मैट अच्छा लगा तो ज़रूर हमें टेस्टिमनी भेजिएगा, लिखकर बताइएगा कि आपको मैट कैसा लगा, सो दैट वी कैन सजेस्ट, वी कैन इनकॉर्पोरेट योर सजेशंस इन द नेक्स्ट वर्जन व्हेन वी इशू फॉर May 21 टर्म. ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैंने समरी ऑफ सिचुएशंस आपके लिए डाल के रखा है. समरी ऑफ सिचुएशंस जेवी. नमस्कार महाशय और सब कुशल मंगल महाशय. थैंक यू महक. चलिए समरी ऑफ सिचुएशंस ऑफ जीएवी. तो जीएवी का सिचुएशंस का जितना भी बात अपने की है इसका सबका समरी मैंने यहाँ पे पूरा एक तरफ कर दिया है, वो आप घर पे पढ़ सकते हो, इसके लिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा. आते गाइस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर सिचुएशन जो आपको ऑलरेडी पता है. सर अपने पढ़ लिए सेक्शन 22, when will the income will be taxable under HP. Section 23, how you will compute net annual value. हाउ विल यू कंप्यूट नेट एनुअल वैल्यू, ये भी पढ़ लिए. उसके पहले आपको ये भी तो पढ़ना पड़ेगा ना कि एचपी में क्या क्या डिडक्शंस मिलते हैं, एचपी इनकम को निकालने के लिए क्या क्या डिडक्शंस मिलते हैं. तो एक चीज आपको पता ही है, म्यूनिसिपल टैक्स आपको डिडक्शन मिलता है. नाउ ये म्यूनिसिपल टैक्सेस के बारे में एक ऑलरेडी यू नो एवरीथिंग, बट लेट्स डिस्कस कि म्यूनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा. तो म्यूनिसिपल टैक्सेस जीएवी से डिडक्ट होगा आफ्टर यू रिड्यूस एज यू नो, इफ इट इज बोर्न बाय द ओनर. ओनर मतलब मैं खुद अगर म्यूनिसिपल टैक्स की लायबिलिटी ले रहा हूं एंड मैं उसे एक्चुअली पे किया हूं, इफ आई डू नॉट पे द टैक्स आई विल नॉट गेट द डिडक्शन. इफ इट इज आउटस्टैंडिंग आई विल नॉट गेट द डिडक्शन, आई विल बी गेटिंग द डिडक्शन इन द ईयर इन विच आई एम पेइंग द टैक्स. यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, एग्जाम में आपको यहां पे कंफ्यूजन आ सकता है. So good math sir, thank you Shalini sir, we are indebted to you, thank you so much sir. After 2 years it will be taxable as is notional value. Yes Raja, that's absolutely correct sir, very efficient and effective. thank you, बहुत अच्छा लगा, thank you so much. शादाब सर, how can download PDF. आप जाइए हमारे इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में रजिस्टर करिए, लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. स्टूडेंट डैशबोर्ड में जाके डाउनलोड कर लीजिए क्लास स्लाइड्स में. डिडक्शंस फ्रॉम एनुअल वैल्यू, म्यूनिसिपल टैक्स हो गया. ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट्स है जो मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया. अब देखिए म्यूनिसिपल टैक्स मतलब ये नहीं है कि आप म्यूनिसिपल टैक्स वर्ड के पीछे पड़ जाओगे. एक्ट में बोलता है लोकल अथॉरिटी टैक्स, यानी कोई भी उस एरिया का लोकल अथॉरिटी अगर उस बिल्डिंग के ऊपर कोई तरह का टैक्स चार्ज कर रहा है उसका भी डिडक्शन आपको जीएवी से मिलता है. लाइक वाटर टैक्स, सीवरेज टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ऑल काइंड्स ऑफ टैक्स विल कमिंग अंडर म्यूनिसिपल टैक्स एंड एवरीथिंग विल बी डिडक्टेबल फ्रॉम जीएवी. देन डिडक्शन इज अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस, नॉट on accrual basis. It should be paid by the owner, not by the tenant. Tenant अगर आपके बिहाफ में पे करे तो आपको डिडक्शन ऑब्वियसली नहीं मिलेगा. आपको डिडक्शन तभी मिलेगा when it is borne by you and when it is paid by you. सर डिडक्शन क्या पुराने साल का, क्या प्रीवियस ईयर्स का डिडक्शन will it be eligible in the current year? Yes. If earlier year म्यूनिसिपल टैक्स था और आप करंट ईयर में पे कर रहे हो तो वो अलाउ होगा.
प्रीवियस ईयर का डिडक्शन आपको प्रीवियस ईयर में मिलेगा। एडवांस में आप जो म्युनिसिपल टैक्स पे कर रहे हो अगले साल का, आने वाले साल का, वो भी आपको डिडक्शन इसी साल मिल जाएगा। टैक्सेस, अच्छा इसमें और एक पॉइंट है, इमेजिन करिए इफ आई एम अ ROR, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिसन टू मी, इफ आई एम अ ROR, माई HP इज इन लंडन, my house property is in London, okay? Now my income will be taxable in India because I am a ROR. मेरे ROR हूँ तो मेरा income इंडिया में taxable होगा। Sir, advance municipal tax advance is not yet due, so deducted. This is appropriate because these are case laws which राजा दास, देखिए बहुत चीज का केस लॉज है, बट एवरीथिंग वी हैव टू गो एज पर इंस्टीट्यूट। बहुत सारे लिटिगेटिव इश्यूज भी चलता है, बट फॉलो व्हाट इंस्टीट्यूट सेज, दैट एडवांस में अगर आप म्यूनिसिपल टैक्स देते हो तो वो उसका डिडक्शन आपको इसी साल मिल जाएगा, ओके? तो ROR अगर लंदन में है, आई मीन रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट का हाउस प्रॉपर्टी इफ इट इज सिचुएटेड इन लंदन, एंड इफ इट इज सिचुएटेड इन लंदन, इन दैट केस यू विल बी गेटिंग द डिडक्शन व्हाट ऑफ द टैक्सेस विच हैज बीन पेड इन लंदन। यानी लंदन अगर कोई टैक्स लगाता है, लंदन गवर्नमेंट अगर कोई टैक्स, यूके गवर्नमेंट अगर कोई टैक्स लगाता है लंदन वाले हाउस प्रॉपर्टी पे, तो क्या उसका डिडक्शन यू विल बी गेटिंग इन इंडिया व्हाइल कंप्यूटिंग दिस म्युनिसिपल टैक्स? यस सर। आई अगेन रिपीट, बिकॉज ROR all income is taxable in India, so that income which is he is earning from his London property, that will also be taxable in India. The taxes which he is paying to London government for that property, that will also be deductible. तो ये यही बोल रहा है, the taxes which is levied by local authority of the country in which the property situated is also deductible, ठीक है? ये केस लॉ से आता है। म्युनिसिपल टैक्सेस में भी रिक्वायर्ड। रंजना गिरी, ये क्लास यूट्यूब पे रहेगा ना? अभी क्लास देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं हॉस्पिटल में हूँ। आई होप यू आर ऑल गुड, प्लीज़ आप स्टे सेफ रहिए। विल ट्राई लेवल बेस्ट टू डू दी क्लास, बट आप, मैं बोल नहीं सकता, इसके बाद मैं देखता हूँ, अगर हो पाएगा तो वील डू इट। सर TDS काटना पड़ेगा। सर वाई वी डोंट वी टेक प्रपोर्शन इन केस ऑफ टाइम बेसिस? जिग्ना, ये सारे क्वेश्चंस, जगन्नाथ, ये सारे क्वेश्चंस अपने बाद में डिस्कस करेंगे। लेट मी कंप्लीट दी टॉपिक फर्स्ट, ओके? क्वेश्चंस आप लास्ट के 10 मिनट्स के लिए बचा के रखिए। म्युनिसिपल टैक्स में भी रिक्वायर्ड टू बी कंप्यूटेड एज परसेंटेज ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। यानी कभी कभी आपको दे दिया जाता है ना 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, तो म्युनिसिपल वैल्यू है तो म्युनिसिपल वैल्यू पे 10% ऑफ म्युनिसिपल टैक्स निकाल लीजिए, दैट इज फाइन। NAV इज GAV माइनस म्युनिसिपल टैक्स। अब आते हैं डिडक्शंस के सेकंड पार्ट में। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 में दो डिडक्शन होता है। 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। 24B जो आज का अपना मेन मुद्दा रहेगा। सर स्टैंडर्ड डिडक्शन एज द नेम सेज इट इज स्टैंडर्ड। कब क्या होगा ऐसा कोई सिचुएशन दैट स्टैंडर्ड डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल? वेदर इट इज पॉसिबल दैट स्टैंडर्ड डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल? नो सर, इट इज नॉट पॉसिबल। स्टैंडर्ड डिडक्शन विल ऑलवेज बी एप्लीकेबल इन every case. तो स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अ फ्लैट डिडक्शन एंड अलाउड इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड। जो आपका जो खर्चा लगा डज नॉट मैटर, वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो भी लगा है, यानी इंश्योरेंस, पेंटिंग, लाइटिंग, वाटर टैक्स, आई मीन वाटर टैक्स नहीं, वाटर का एक्सपेंस, कुछ भी, एवरीथिंग विल नॉट बी डिडक्टेबल। इंस्टेड यू आर गेटिंग अ स्टैंडर्ड फिक्स डिडक्शन 30%। सर अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो एनुअल वैल्यू ऑलरेडी निल है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी ऑल्सो निल हो जाता है। तो कोई भी अदर एक्सपेंस आपको डिडक्शन नहीं मिलता है, ये आप ध्यान से समझ लेना। नेक्स्ट आते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट वेरी नाइसली बिकॉज स्टूडेंट्स का इसमें डाउट आता है, ठीक है? मैं एक बार बोलूंगा, अच्छे से बोलूंगा, 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुन लीजिए। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, डू नॉट राइट एनी चार्ट्स, डू नॉट राइट एनी चार्ट्स, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैं बोल रहा हूं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में अपने को ये समझना पड़ेगा कि इंटरेस्ट जो आएगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में अपने को समझना पड़ेगा कि, जस्ट 1 सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अपने को समझना पड़ेगा कि ये हाउस प्रॉपर्टी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और यहाँ से एडजस्टमेंट्स बहुत सारे निकलते हैं। सो दिस इज ऑलमोस्ट दी वन ऑफ द लास्ट टॉपिक्स ऑफ द HP। उसके बाद अपने सैलरीज में डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का मैंने बहुत एक अच्छा डायग्राम आपके लिए बना के दिया है जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इमेजिन करो दैट यू आर टेकिंग अ लोन, इमेजिन करो दैट यू आर टेकिंग अ लोन जिसके लिए ऊपर यू हैव टू पे एन इंटरेस्ट। यू हैव टेकन अ लोन फ्रॉम बैंक, यू हैव टू पे इंटरेस्ट। सर व्हाई हैव यू टेकन अ लोन? व्हाई हैव यू टेकन अ लोन? यू हैव टेकन अ लोन फॉर अ प्रॉपर्टी
which you are going to let out. I repeat, which you are going to let out. I repeat, you have taken a loan, on that you have to pay interest, and for why you have taken a loan, you have purchased or constructed a property which you have let out. You have let out, you are earning a rental income. Okay, so that interest payment which you're doing, or which is accrued in your books, which you have to pay to the bank, that will be fully allowed as your deduction. Bas baat khatam. If you are earning a particular income from that let out property, and that interest expenditure you are doing, accrue ho ya paid ho, does not matter. Payment is not important. Let me tell you, payment of interest is not important. Municipal tax payment is important. तो let out property के लिए fully allowed. Sir, what about self occupied property? यही सबसे ज़्यादा important topic है, ये आप ध्यान से समझ लो. When I'm talking about self occupied property, सो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में सर ये तो आपको पता है कि एनुअल वैल्यू नील होता है. इमेजिन यू हैव टेकन अ लोन, okay, you have to pay interest, but that loan you are using it to purchase a property which you are going to self occupy. Yeah, it means that socho एक जगह interest का खर्चा you are doing, and that loan you are, and the loan which you are taking, that you are investing in a property which you are going to self use, which you are going to self occupy. Government is not getting any revenue. I repeat, government is not getting revenue out of that particular source which you have just incurred. That is interest expenditure से government को कोई भी वो नहीं मिल रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट डिडक्शन, मतलब गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं हो रहा है. आई रिपीट, लेट आउट प्रॉपर्टी में क्या हो रहा था, income was coming from that property which was getting taxed under HP, but and accordingly उसमें interest का deduction you were getting fully. Okay, but in case of self occupied property, what's happening, that you are taking a loan, you are paying interest, and that property you are using for your own purpose. Annual value is fully zero. I repeat, annual value is fully zero. आपका annual value क्या है, zero. टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज तक एनुअल वैल्यू कैन बी जीरो. बैलेंस इज डीम्ड टू बी लेट आउट. यानी डीम्ड टू बी लेट आउट मतलब इट इज नो मोर अ सेल्फ ऑक्यूपाइड, इवन दो यू आर यूजिंग इट एज सेल्फ ऑक्यूपाइड, बट इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी सेल्फ ऑक्यूपाइड. सो इन दैट केस, इन इनकम टैक्स आइज, आफ्टर टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज, दैट प्रॉपर्टी इज कंसिडर्ड टू बी लेट आउट, एंड ऑल द बेनिफिट्स गिवन टू अ लेट आउट प्रॉपर्टी, दैट इज नो, that is full deduction of interest will be given in that case. मैं आऊंगा इस केस पे. पहले अब इतना समझो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, शबाद खान में अभी कोई भी डाउट्स नहीं देख रहा, जो भी डाउट्स आपका है बाद में पूछना. सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में आपको ये समझना है, लोन यू आर टेकिंग, यू आर पेइंग इंटरेस्ट. Now that loan you are using it for self occupied property. So in that case, if loan is taken for repairs, okay, you have taken that loan for repairing a property or renewing the प्रॉपर्टी, थोड़ा बहुत एडिशन मॉडिफिकेशन करने के लिए आप लोन लियो, तो मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट विच यू विल बी गेटिंग इज ₹30,000. ध्यान रखिए, ये मैंने लास्ट कल एक सम कराया था 55,000 वाला, उसमें लिमिट मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था 30,000. दैट इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिपेयर्स और रिन्यूअल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी वेन एवर, इट विल ऑलवेज बी 30,000. ओके फाइन सर. नाउ इसमें if the loan is not taken for repairs, you want to build a new property or you want to purchase a new property, anything can happen. So what in that case will happen? So in that case two situations will come. देखिए charts पूरा अच्छे से explain कर रहा है. In that case two situations will come. Either loan is taken before 1499. यहाँ पे एक यहाँ वर्ड बोल देता हूँ, अगर 14/1999 के पहले लिया गया 1999. Sir, why this date? Because a particular amendment came in Finance Act 1999 which is applicable from Finance Act 1999. तो लोन अगर 1499 के पहले लिया हुआ है, कोई लोन होता है ना 20 साल 10 साल 15 साल से लिया हुआ है, if the loan is taken before that date 14/1999 which will be given to you in the sum, if the loan is taken before 14/1999, then again the same amount, the maximum amount of interest allowed to you in a particular year is 30,000. The maximum amount of year in a particular year should be 30,000. सर ये तो बहुत कम है, बिल्कुल कम है. That is why in Finance Act 1999 a new provision was inserted in house property where it mentioned that if loan is taken, a fresh loan is taken, मतलब उस समय यानी अभी के हिसाब से, if a loan is taken on or after 1/4/1999, 1/4/1999 के उसके बाद, उस दिन या उसके बाद, if you are taking a loan, then new provision will be applicable. But if it is before 1/4/1999 loan taken, then you will apply the old provision, maximum limit 30,000. But if new provision, then in that case your maximum, again wait, you have to fulfill certain conditions. Sir, what are these conditions? Two conditions. Number one, the construction should be completed within 5 years. I repeat, the construction of the property for which you are taking the loan
the construction of the property for which you are taking the loan should be completed within 5 years. 5 years कब से? From the end of the financial in which the capital was borrowed. Imagine 1st October 2002 you had taken a loan. तो यहां से फाइनेंशियल ईयर एंड में आ जाओ 31st March 2003 plus 5 years 31st March 2008 till to 31st March 2008 your construction should be completed. If it is not completed, then you will understand what will happen in future. Plus, if after satisfying the condition number 1, that is you have to complete the construction within 5 years, you should also have a certificate from the lender. Lender means the bank, who will specify the interest amount which you have paid, which you have paid to him, which you have paid to the bank, or which you have paid to the borrower. अच्छा यहाँ पे बता दूँ, यहाँ कोई जरूरी नहीं है बैंक होगा, it can be any person from whom you are taking the interest. Okay, चैप्टर 6 में एक सेक्शन है 80EE एंड 80E, वहाँ पे पॉइंट कनेक्ट करूंगा मैं, ठीक है. 80E 80EE में स्पेसिफिकली मेंशन है आप लोन ले रहे हो बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है. यू कैन लोन फ्रॉम एनी ऑफ योर पार्टीज, एनी ऑफ योर फ्रेंड्स, एनी बोरोअर. तो इन दैट केस इफ दिस इज द केस, that maximum interest in that case will be 2 lakh rupees. I repeat, maximum interest will be 2 lakh rupees. 2 लाख तक आपको डिडक्शन मिलेगा. लेकिन अगर ये कंडीशन आप फुलफिल नहीं किए, then in that case again you will go back to the old provision, that is 30,000. यानी सर बात बड़ी सिंपल है. If new loans are there 1499 के बाद से maximum for self occupied there is a limit, and I told you why there is a limit. upper end होना चाहिए, and उसके पहले सारे 30,000. I hope it is clear. Now a new concept has come. I don't know, sorry, not a new concept, it was already there, बस आपको समझाने की requirement है. There's a concept known as pre-construction interest. Listen to me very very carefully. Okay, उसके लिए मैंने next page में आपके लिए एक चार्ट बनाया. Okay, you have to see this chart. सबसे पहले एक लाइन डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया. You have to see this line diagram सबसे पहले. क्या होता है ना, नंबर्स, लाइन डायग्राम्स, एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशन से ज़्यादा यू विल गेट टू नो द एंटायर टॉपिक. तो आपको ज़्यादा चीज़ों को आप कनेक्ट कर पाते हो, ज़्यादा आप समझ पाते हो. प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ध्यान से मेरा बात सुना. प्री कंस्ट्रक्शन क्या होता है सर, एक बार मेरा एग्जाम्पल देख लो. व्हाट हैपेंड, देखो एग्जाम्पल है पॉइंट नंबर 3 में. मिस्टर ए हैज टेकन अ लोन ऑफ 5 lakhs फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑन 1st October 2009. 1st October 2019, this is the date when Mr. A has taken a loan. Interest was payable at the rate of 10% per annum. और 1/4/19 को ये लोन लिया गया. Okay. The construction was completed on 30th June 2020. I repeat, the construction was completed on 30th June 2020. यानी इस डेट को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ. ओके सर. नो प्रिंसिपल रीपेमेंट मेड हैज बीन 31st March 2021. मतलब इस दिन तक कोई भी आप रीपेमेंट नहीं किए, मतलब योर फुल अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग, योर इंटायर लोन इज आउटस्टैंडिंग, hence the interest rate will be applicable on the entire amount of loan because your entire amount of loan is outstanding. Now you need to compute the interest which is allowable as deduction as 24B for this act in financial year 2021. आपको बताना है कि इस साल में आपको कितना डिडक्शन मिलेगा. आई रिपीट, इस साल में आपको कितना डिडक्शन मिलेगा, बहुत ध्यान से. ओके, नाउ दिस इज द केस वेयर there will be intersection of dates. I repeat, this is the case where there will be intersection of dates. Sir, आप अब सोच रहे होंगे your house property got completed in this year, that is 30th June 2020. Okay, now what about this year? This is financial year क्या बताइए फटाफट. This is financial year 1920 and this is financial year 2021 as you can see from the diagram. आप डायग्राम से देख पा रहे हैं ये financial year 1920. बिजनेस प्रमोशन चैट्स चल रहे हैं, प्लीज उनको इग्नोर करेंगे, ठीक है. आप पूरा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए. 1st October 2019 till 1st April 2020, previous year 1920 pre-construction period.
तो डेट ऑफ लोन 1 अक्टूबर 19 को है, 1 अप्रैल 20 को आपका ये एक फाइनेंशियल ईयर 1920, 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च ये 21 होगा, ये बुल से 2020 लिखा गया है। तो 31 मार्च 21 ये एक पीरियड है। तो आप सोच रहे होंगे सर व्हाट अबाउट दिस पीरियड, व्हाट अबाउट दिस पीरियड, क्या ये पीरियड में एचपी इनकम टैक्सेबल हुआ? द आंसर इज नो, एचपी इनकम टैक्सेबल नहीं हुआ बिकॉज देयर इज नो हाउस, हाउस हैज स्टार्टेड व्हेन, from the next year 2021. So then what about the interest which I have paid during this year, I mean which is accrued this year, इसका क्या होगा, इस इंटरेस्ट का क्या होगा, आपको ये समझना है। What about the interest which is accrued this year, what about the interest which is accrued this year, सर इस इंटरेस्ट का वैल्यूएशन कैसे करेंगे आप, ये इंटरेस्ट कैसे कहाँ पे काम आएगा, इसी को अपने बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, दैट्स इट, इसी को अपने बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, यानी जिस दिन आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, द ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन गॉट कंप्लीटेड, उसके पहले वाले 31 मार्च के पहले वाले 31 मार्च तक जितने भी इंटरेस्ट है वो सब के सब प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट में चले जाते हैं। फिर ये लोन चाहे आप 2005 में लेते, 6 में लेते, सर कितना भी पुराना लोन है, जिस ईयर द ईयर ऑफ कंप्लीशन, the year of completion is the first year of HP, तो preceding the 31st March everything is what, pre-construction। तो ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, pre-construction हो जाएगा, और तब तक आप pre-construction interest निकालेंगे, और pre-construction interest जैसे कि आप देख पा रहे हो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आपको 5 इयर्स में अलाउ होता है, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आपको 5 इयर्स में अलाउ होता है, यू विल बी गेटिंग डिडक्शन ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स। सर कब से, जिस साल योर प्रॉपर्टी वाज कंस्ट्रक्टेड, यानी यू आर गेटिंग राइट ऑफ, यू आर गेटिंग अ बेनिफिट ओवर 5 इयर्स, लाइक इफ योर प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट टोटल इज कमिंग 1 लाख, सो यू विल डू इनटू 1/5 दैट इज 20,000। तो इसका सोल्यूशन आपके मैथ में दिया हुआ है, स्टडी नोट्स में दिया हुआ है कि इन दिस केस व्हाट विल हैपन, 5 लाख है, ओके 1 अक्टूबर है, यानी लोन वॉज टेकन मिडल ऑफ द ईयर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, दिस ईयर तक योर इंटरेस्ट इज प्रीको इंटरेस्ट, सो 6 months interest will be considered to be preco, that is 25,000, but 25,000 you are not getting fully, you are getting 25,000 into 1/5, that is allowed in next year, that is 5,000। नाउ सर इन दिस ईयर अगेन वन थिंग हैपेंड ना, इस साल का भी तो लोन का इंटरेस्ट है विच इज हाउ मच, करेंट ईयर इंटरेस्ट विच इज फॉर द इंटायर ईयर, विच इज फॉर द इंटायर ईयर, अगेन 5 lakhs इनटू हाउ मच, 10% per annum into entire year gives you 50,000, so 50 plus 5,000 gives you 55,000, that is the total interest which will be allowable to you in previous year 2021। ठीक है, रिपीट मैं लास्ट में करूंगा, अगर आपको नहीं समझ में आया डू नॉट वरी, मैं लास्ट में सारा चीज रिपीट करूंगा, अभी एक बार कॉन्सेप्ट मुझे समझाने दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है, और जो उनको नहीं समझ में आया मैं लास्ट में एक बार रिपीट करूंगा, आपको 8:30 के बाद रहना पड़ेगा, और 8:30 के बाद आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा, जैसे मैंने कल किया था आज भी मैं वैसे ही करूंगा। ठीक है, तो प्रीको इंटरेस्ट इस तरीके से यू विल डिवाइड। नाउ इसमें एक ध्यान से सुनना कि काफी स्टूडेंट्स को लगता है कि सर ये 3 months का तो ये प्रीको ही था ना, तो वाई डिड यू इंक्लूड इन करेंट ईयर, आई कैन अंडरस्टैंड, अगर आप ये प्रीको में ले लेते ना तो करेंट ईयर का जो एक्रू होता इट वुड हैव बीन डबल काउंटेड, आप प्रीको में भी ले लेते करंट ईयर में भी ले लेते, देन इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट, इट वुड हैव बीन डबल काउंटिंग डबल डिडक्शन। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, सिंपल रखा 31 मार्च तक आप प्री कंस्ट्रक्शन ले लो, उसके बाद से एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन करंट ईयर, एनीवेज अमाउंट यू आर गेटिंग इज बेनिफिटेड बिकॉज करंट ईयर इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी एप्लीकेबल, 100% आपको डिडक्शन इस साल मिल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच कैन कम इन योर केस सच दैट 2 lakhs का जो लिमिट है क्या वो करंट ईयर प्लस प्रीको के लिए है, ऑप्शन ए, क्या वो खाली करंट ईयर के लिए है कि क्या वो खाली प्रीको के लिए, किसके लिए वो इंटरेस्ट है, किसके लिए वो इंटरेस्ट है, क्या वो करंट ईयर प्लस प्रीको के लिए है, क्या करंट ईयर के लिए कि खाली प्रीको के, सर ये दोनों के लिए, the limit is for current year plus pre-construction interest both. In fact, I would want to mention you that recently Finance Act 19 had brought out the amendment जहाँ पे उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि 2 हाउस प्रॉपर्टीज के लिए आपका एनुअल वैल्यू नहीं हो सकता, राइट, एंड फॉर दैट यू कैन टेक n number of deduction, I mean deduction under section 24B, right? So even this deduction cannot exceed 2 lakhs, even this deduction cannot exceed 2 lakhs, 2 lakhs is the maximum deduction which you can take under section 24B in case of self occupied property। अब ये मत कंफ्यूज होना, लेट आउट में तो लिमिट ही नहीं होता ना बिकॉज इनकम फुल्ली आ रहा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड में लिमिट इसलिए बिकॉज एनुअल वैल्यू 0, एंड इफ एनुअल वैल्यू 0 गवर्नमेंट हैज टू impose a limit that this amount of interest you can take deduction which is 2 lakhs, and in that case if it exceeds that is not allowed to you, you cannot take in this year, that's the only thing which I wanted to explain you।
तो ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट था प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट में, जो आपकी कल के एग्जांपल में भी काम आएगा। देखिए, द मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑफ बोथ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कैन नॉट एक्सीड 30,000 इन केस ऑफ रिपेयर्स एंड 2 lakhs इन केस ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन। ओके ओके सर, तो ये रहा हमारा इंटरेस्ट वाला पॉइंट। सर एक साल के एंड अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया तो कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ेगा। वेरी गुड ऋतिक। जिस ईयर आपने लोन लिया उसी साल अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, देन द क्वेश्चन ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन विल नॉट अराइज, एवरीथिंग विल बी करंट ईयर इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन कम्स व्हेन प्रीवियस ईयर देयर वाज एन इंटरेस्ट एंड दिस ईयर यू हैव कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। तो सर ये भी खत्म हुआ। अब देखिए, ये तो हमारा मास्टर बप्पा चार्ट है। क्या है? बप्पा, मास्टर बप्पा चार्ट, सब कुछ बताया गया है इसमें। मास्टर बप्पा चार्ट है। चार्ट्स मेरे हिसाब से इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इनकम टैक्स रिविजन, दैट इज व्हाई आई हैव कॉन्सेंट्रेटेड मोर ऑन द चार्ट्स पार्ट ऑफ थिंग। चार्ट से ज्यादा आपको समझ में आएगा। चार्ट्स विल हेल्प यू इन रिवाइजिंग द टॉपिक्स वेरी नाइसली। तो मुझे बताना नहीं है, सब कुछ है ऑलरेडी इसमें। एवरीथिंग इज परफेक्टली गिवन, यू कैन सी इन योर एट योर टाइम, क्लास के बाद आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इनएडमिसिबल डिडक्शन, दैट इज सेक्शन 25। इनएडमिसिबल डिडक्शन दैट इज सेक्शन 35। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लीजिए आप लोन इंडिया के बाहर से लियो, यू हैव टेकन अ लोन आउटसाइड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। सेम चीज, बैंक से जो आप लोन लियो इंडिया में, यू हैव टेकन अ बैंक लोन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड यू हैव पेड इंटरेस्ट टू दैट बैंक। नाउ यू आर सेइंग दैट दैट इंटरेस्ट विल आई बी गेटिंग डिडक्शन इन 24 बी? यस। नाउ लेट मी टेल यू, गवर्नमेंट ने यहां पे एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ऑब्वियसली यू नो दैट व्हेन यू आर पेइंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम, प्रिस्क्राइब्ड इनकम व्हिच इज देयर इन द एक्ट, लाइक इंटरेस्ट, रेंट, जो अपने TDS में पढ़ेंगे, इंटरेस्ट, रेंट, सैलरीज, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, ऑल दोस काइंड ऑफ इंश्योरेंस कमीशन जो अपने TDS में पढ़ेंगे। सो ऑन दोज कमीशंस, ऑन दोज अमाउंट which you are paying it outside India, if you do not deduct TDS, then this interest will not be allowable to you. That's it. In short, if you pay outside India the interest, you will not be allowed the interest if you do not deduct TDS and pay to the government. यही चीज यहाँ बताया गया है that interest chargeable under this act which is paid outside India shall not be deducted if tax has not been paid or deducted and there is no person in India who may be treated as an agent. मतलब क्या सर? बहुत ध्यान से, if that non-resident, देखिए non-resident जो कि इंडिया में लोन दिया है, अगर उसका एजेंट इंडिया में है, अगर उसका एजेंट इंडिया में है, जिसको अपने रिप्रेजेंटेटिव एसएससी भी बताते हैं, वी कैन कंसिडर हिम एज अ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी ऑफ दैट नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। इफ ही हैज एन एजेंट इन इंडिया, आई रिपीट, इफ दैट नॉन रेसिडेंट हैज एन एजेंट इन इंडिया एंड आई हैव पेड इंटरेस्ट टू दिस नॉन रेसिडेंट एंड हैव नॉट डिडक्टेड TDS, then this provision says that the interest will be fully allowed. Repeat, then this interest deduction says that interest will be fully allowed, section 25. I repeat, अगर आपने नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया विदाउट डिडक्टिंग TDS बट उस नॉन रेसिडेंट का इंडिया में एजेंट है, तो दिस सेक्शन सेज दैट यू विल बी गेटिंग द डिडक्शन। बट इफ नॉन रेसिडेंट डज नॉट हैव एनी एजेंट इन इंडिया, इंडियन टैक्स अथॉरिटीज विल नॉट बी एबल टू कैच दैट नॉन रेसिडेंट, विल नॉट बी एबल टू रिकवर एनी टैक्स फ्रॉम नॉन रेसिडेंट, एंड इफ दैट इंटरेस्ट इज गेटिंग पेड टू द नॉन रेसिडेंट, why will not they be held liable for deducting TDS? They should be liable to deduct TDS, and if they do not deduct TDS, they will not be getting the deduction. If they do not get the deduction, then definitely government will get the benefit of the tax. Okay, so ये आपको याद रखना पड़ेगा, not very relevant, just दिमाग में रखिए। This is very very important, एग्जाम्स के illustrations में आ जाता है ये। सर what if previous year I had unrealized rent, अपने पढ़े थे, previous year I had unrealized rent, I had taken the deduction. Now it's as good as you have recovered that unrealized rent. It's as good as bad debt recovery. Previous year you had a bad debt, your rent could not be realized. This year it got realized. So what will happen? Obviously it will be taxable. Obviously it will be taxable. The question arises, where will it be taxable? Will it be taxable under other sources? Will it be taxable under PGBP? Will it be taxable under IFOS? कहाँ टैक्सेबल करेंगे? विल इट बी टैक्सेबल अंडर HP? सर यहाँ क्लियरली बोला है इट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इन, सर when the rent was unrealized, I was the owner, but when rent was recovered, I am not the owner because I have shifted the ownership into to another person. मतलब मान लीजिए जब rent unrealized था, I was the owner. In middle of the year और after this, I transferred the property to another person. मैं capital gain कमाया, cap gain इनकर किया, मैंने property बेच दिया। लेकिन जब रिकवरी की बारी आई तो रिकवरी मुझे हुई क्योंकि वो प्रॉपर्टी उस समय मेरे पास था।
जब मैंने अनरियलाइज किया था, जब द रेंट कुड नॉट बी रियलाइज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट प्रॉपर्टी वाज विद मी. सो इन दैट केस इफ आई एम द ओनर, इफ आई वाज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, इवन दो currently I am not the owner of the property, even though this section says 25A, no manner whether you are the owner of the property or not, this income will be taxable in your hands. मतलब आपके हाथ में ही taxable होगा, irrespective whether you are the owner of the property in the financial of the receipt or not, because section 22 says you have to be the owner. Sir, I'm not the owner in that case. In a current case where I have transferred it the house property to another person in the last year, तब तो मैं इस साल owner नहीं हूँ, तो क्या section 22 के हिसाब से मैं taxable नहीं होता? But this section overrides that condition of section 22 which says that you have to be the owner. तो ये बोलता है नहीं, आप ओनर को होना जरूरी नहीं है. The year in which the rent is received, I repeat, the year in which the rent is received, you have to be taxable. You have to make it taxable. पावर कट हो गया है पवन मिश्रा जी का. पवन मिश्रा जी प्लीज क्या बोलूँ, मेरे पास कुछ बोलने का नहीं. ऑनलाइन एजुकेशन है तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट टू अपलोड टुडेज वीडियो. मैं इसकी गारंटी तो नहीं दे सकता, बट हाँ इतना इंश्योर कर सकता हूँ कि आपका कोई क्वेरीज होगा तो आप अगले क्लास में पूछ लेना, मैं पूरा आपको हेल्प करूंगा. ठीक है. रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट टैक्सेबल इवन एसएससी इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ रिसीट या रियलाइजेशन. स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30% ऑफ रेंट रिसीव्ड और रियलाइज्ड. ये आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 25 में आपको. अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट. सर मान लीजिए 5 लाख आपको रिकवर हो गया, ठीक है, इन द ईयर ऑफ रिसीट आपको 5 लाख रिकवर हो गया. ये 5 लाख कहाँ टैक्सेबल करेंगे? सर एचपी में टैक्सेबल करेंगे. सर क्या इसके ऊपर कोई डिडक्शन मिलेगा? अब कोई बोलेगा मैंने लिटिगेशन एक्सपेंस किया, लॉयर एक्सपेंस किया, बहुत सारे चार्जेस किया और ये 5 लाख का पूरा डिडक्शन क्लेम करेगा. नो, इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज एज पर द लॉ यू विल बी गेटिंग ओनली स्टैंडर्ड डिडक्शन. मतलब दिया हो चाहे नहीं दिया हो, खर्चा किया हो चाहे नहीं किया हो, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 30% के हिसाब से 1,50,000. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ दिस स्टैंडर्ड डिडक्शन इज नॉट अंडर सेक्शन 24A. दिस स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अंडर 25A ओनली, बिकॉज दिस सेक्शन ओनली प्रोवाइड्स कि आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा. आई होप इट इज वेरी क्लियर. बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया है. ठीक है, तो सिंपल है. रिकवरी जिस साल होगा उस साल टैक्सेबल कर देंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% माइनस कर देंगे. एक्चुअल एक्सपेंस रेलिवेंट नहीं है. ओनरशिप वाला कंडीशन आपको नहीं चेक करना. एक इलस्ट्रेशन है, आप प्लीज घर पे देख लेना. ये बहुत ही घुमावदार सोल्यूशन, घुमावदार क्वेश्चन है, बट फाइनली द सोल्यूशन इज सिंपल. जितना पैसा आप रिकवर किए उतना पैसा टैक्स करो. आई रिपीट, द अमाउंट विच यू हैव रिकवर्ड ओनली दैट यू टैक्स इट. The amount which you did not recover, that you cannot tax it, and the amount which you recovered, sum up that total, finally give the standard deduction, arrive at the total income. So बस आपको यही समझना है, ओनरशिप कंडीशन इज नॉट रिलेवेंट whether you are the owner or not. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस तरीके का केस था. मैं आपको एक बार क्वेश्चन का बीच का जो लाइन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको दिखा देता हूं. मिस्टर रोहित ने हाउस प्रॉपर्टी बेच दिया था. देखिए, नाउ मिस्टर रोहित इज नॉट द ओनर बिकॉज ही हैज सोल्ड द हाउस प्रॉपर्टी, बट दिस डज नॉट मेक द प्रोविजन इन एप्लीकेबल, बिकॉज ओनर्स प्रोविजन सेज दैट इवन इफ यू आर नॉट द ओनर इट विल बी एप्लीकेबल टू यू. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे बोला है कि in September 19 the matter was finally settled. Rohit received 69,000 as arrears of rent. Very very important. देखो सितंबर 19 में उसने 69,000 रेंट रिसीव किया था. 69,000 रेंट रिसीव किया था. ठीक है, ओके. नाउ इन दिस केस वुड द रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट एंड अर्डियर्स ऑफ रेंट. अनरियलाइज्ड रेंट भी था. देखिए जून 19 में ही रिकवर्ड रेंट ऑफ 10,000 टू ही में लेट आउट हिज हाउस फ्रॉम 2 years बैक. तो जून 19 में 10,000 रिकवर किया, सितंबर 19 में 69,000 रिकवर किया. बीच में खाली आपको कहानी सुना है. तो 69 + 10 कितना? 79,000. यू कैन सी द सोल्यूशन, यू कैन सी. ठीक है, 69 + 10,000 79,000. उस पर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% दे दिए टू अराइव एट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दैट इज 55,300. ओके. राहुल राज, सेक्शन 25 मैं आपको क्लास के बाद में समझाता हूं. अभी के लिए प्लीज सेक्शन 25 सिंपल है. इंटरेस्ट पेड ऑन लोन आउटसाइड इंडिया, if TDS not deducted you will not get the deduction, but if the non-resident has an agent in India, then in that case your interest will be fully allowed, because agent है तो आपका कहीं तक गवर्नमेंट टैक्स रिकवर कर सकता है उससे, एजेंट से. सो इंटरेस्ट विल बी फुल्ली अलाउड एज डिडक्शन. सेक्शन 26 आते हैं को ओनरशिप. सर एक ही घर के अगर 2 ओनर है, दिस इज नथिंग बट को ओनरशिप. एक ही घर के अगर 2 को ओनर है, आई मीन 2 ओनर है, इसको बोलते हैं को ओनरशिप. और सी डी 4-5 ओनर, एक से ज्यादा ओनर अगर एक घर के, तो देयर इज अ सेक्शन नोन एज सेक्शन 26. बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. अ को ओन्ड प्रॉपर्टी. सर एक घर से अगर इनकम है, so in that case how we will be computing the income of HP, income from HP? Very simple.
वेरी वेरी सिंपल। आप क्या करोगे, आप नॉर्मल एचपी इनकम निकालोगे। आप क्या करोगे, आप नॉर्मल एचपी इनकम निकालोगे ऑफ द इंटायर प्रॉपर्टी। देन यू विल डिवाइड द प्रॉपर्टी अमाउंट इनटू ए एंड बी। सर ए एंड बी किस बेसिस पे, इनटू देयर ओनरशिप परसेंटेज। एग्जाम्पल 1:1 is the ratio of their ownership percentage in the property. So half share will go to A, half share will go to B. हाफ शेयर विल गो टू ए, हाफ शेयर विल गो टू बी। सर प्रॉपर्टी का इनकम फाइनली आया 5 lakhs, तो 2,50,000 ए के हाथ में टैक्स होगा, 2,50,000 बी के हाथ में टैक्स होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या आता है इस सेक्शन में मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि रिवीजन क्लास है, मैं कॉन्सेप्ट पे डिटेल में नहीं जा सकता, मैं खाली वही आपको बता सकता हूँ जो इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन वाइज, या फिर यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द एंटायर थिंग तो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, वो बात अलग है। बट जहां पे मिस्टेक होने की चांसेस है वही मैं आपको बता रहा हूं। ए एंड बी हाफ हाफ 2.5 लाख 2.5 लाख। सो इन दिस केस व्हाट्स हैपनिंग, इन दिस केस स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि सर जब लेट आउट प्रॉपर्टी हो, जब लेट आउट प्रॉपर्टी हो तो ऑब्वियसली बात समझ में आ जाती है। जब लेट आउट प्रॉपर्टी हो तो आप आप क्या करते हो, आप पूरा इनकम फ्रॉम एचपी निकाल दिए, आप हाफ 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 कर दिए, समझ में आती है। बिकॉज लेट आउट प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, जीएवी तक निकाल लिए, नेट एनुअल वैल्यू भी निकाल लिए, फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दे दिए, इंटरेस्ट ऑन लोन जो पूरा था साल का फॉर दिस प्रॉपर्टी वो भी माइनस कर दी। लेकिन सर प्रॉब्लम कब आता है, जब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, बिकॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में तो एक तो लिमिट है ना सर, 2 लाख लिमिट है ना, 2 लाख का इंटरेस्ट। तो ये 2 लाख का लिमिट ए के लिए अलग, बी के लिए अलग है कि दोनों के लिए, ये फटाफट मुझे लिख के बताइए। आई रिपीट, ये 2 लाख का लिमिट जो ए के लिए अलग है, इन बी के लिए। अगर आपको लग रहा है कि दिस इज फॉर ईच को ओनर और दिस इज फॉर टोटल, अगर लोग बोल रहे हैं कि ए और बी के लिए अलग अलग है तो लिखो ईच को ओनर। अगर आपको लग रहा है कि ए और बी के लिए अलग अलग है तो चैट बॉक्स में लिखो ईच को ओनर। एंड इफ यू आर थिंकिंग नो सर इट इज फॉर ए एंड बी टोटल, ए एंड बी टोटल, दोनों के लिए मैक्सिमम लिमिट 2-2 लाख है, आई मीन 2 लाख है, तो लिखो बोथ दी ओनर। एग्जैक्टली अलग 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 अलग, वेरी गुड, सबका आंसर आ गया। अलग 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 को ओनर्स है, अलग 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 को ओनर्स है, वेरी वेरी गुड। अलग 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 को ओनर्स है, यू हैव करेक्टली पॉइंटेड आउट द आंसर। ईच को ओनर, बोथ इज नॉट द आंसर। ईच कोनर 2 लाख का लिमिट इनको जाएगा, 2 लाख का लिमिट इनको जाएगा, रिपेयर का भी लिमिट अलग अलग है। ओके, सो दिस इज व्हाट द न्यू थिंग वाज देयर इन दिस सम, कि अगर आप को ओन्ड प्रॉपर्टी का बात कर रहे हो, एसओपी की तरह यूज कर रहे हो, तो बोथ कैन क्लेम एसओपी बेनिफिट्स एंड बोथ आर अलाउड डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट अप टू 30,000 और 2 lakhs वॉट एवर द केस में भी, मतलब इंडिविजुअली आप क्लेम करोगे डिडक्शन इंडिविजुअली। तो इस केस में क्या होगा मैं आपको बताता हूं। इमेजिन करो उस केस में आपका एनुअल वैल्यू तो सबका, सपोज आप ए का भी निकाल रहे हो, बी का भी निकाल रहे हो, ठीक है। नाउ इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कंप्यूट इनकम फ्रॉम एचपी। नाउ इनकम फ्रॉम एचपी में आप जीएवी तो पहले निकाल लिए, आप म्यूनिसिपल टैक्स भी निकाल लिए, आप एनएवी भी निकाल लिए, ठीक है, और आप स्टैंडर्ड डिडक्शन भी निकाल लिए। इसके बाद जो आंसर आएगा, मान लो वो आंसर आ रहा है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं 10 lakhs। अब वो 10 lakhs को आप डिवाइड करोगे 5 lakhs अज्यूमिंग 1:1 रेशियो। अब आप ए का जो आंसर है, ए में आप क्या करोगे 5 lakhs, बी में क्या करोगे 5 lakhs। अब उसके बाद ए को अलग से इंटरेस्ट दोगे और बी को अलग से इंटरेस्ट दोगे, यानी ओनली थिंग विच इज अलाउड सेपरेटली इज इंटरेस्ट। उसके पहले तो आपको कॉमन करना पड़ेगा, लेकिन इस केस में तो हमारा एनुअल वैल्यू 0 है गाइस, तो बात खत्म। इस केस में तो हमारा एनुअल वैल्यू क्या है 0, तो यहां पे आपको इतना झमेला नहीं करना है, आप सीधा एनुअल वैल्यू निल किए, लेस इंटरेस्ट आप सेपरेटली कर दिए, तो मैटर गेट्स ओवर, ठीक है। एनुअल वैल्यू निल है तो लेस आप इंटरेस्ट सेपरेटली कर दिए, द मैटर गेट्स ओवर। एक इलस्ट्रेशन है, इसके सोल्यूशन भी मैंने यहां डिस्कस किया है, ये आप एक बार देख लीजिएगा। इसमें 3 को ओनर्स है, 6 यूनिट आइडेंटिकल साइज की है, ए एंड बी हैव ऑक्यूपाइड 1 यूनिट ईच फॉर देयर रेसिडेंस, मतलब ये दोनों क्या है सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अदर 4 यूनिट्स आर लेट आउट टू रेंट, ये हो गया क्या लेट आउट, ठीक है। द म्यूनिसिपल वैल्यू, अब देखिए इसमें एरिया वाइज सम भी है। एरिया वाइज सम कैसे आ गया कि 6 यूनिट्स में से 2 यूनिट तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, बट 1 यूनिट क्या है 4 यूनिट्स क्या है लेट आउट। सो 4:6 यानी 2:4, ठीक है। तो यहां पे आपका जो रेंट आएगा, मेरा बात ध्यान से सुनिए, आप 1 यूनिट ईच में मतलब 2 हो गया, ठीक है, टोटल हो गया 6,
तो आपका टोटल 6 यूनिट्स में से 2 यूनिट क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, और 4/6 तो ये आपका रेशियो हो गया, एरिया वाइज सम भी आ गया। तो अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का क्या निकालेंगे, एरिया वाइज सम निकालेंगे, ठीक है। फिर आपको म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ हाउस दिया है 3 लाख, अदर डिटेल्स दे दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंटरेस्ट पेड। आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी निकालना है और इनकम फ्रॉम ईच कॉर्नर भी निकालना है फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी। तो देखिए मेरा बात ध्यान से देखिए, सोल्यूशन देखिए एक बार, सोल्यूशन देखिए। हम लोग ने क्या किया, हम लेट आउट यूनिट का अलग निकालेंगे, हम लेट आउट यूनिट का अलग निकालेंगे और हम सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन का अलग निकालेंगे। बहुत ध्यान से सुनना, हम सेल्फ ऑक्यूपाइड का अलग निकालेंगे। पहले हमने क्या किया, हम लेट आउट यूनिट का निकालिए। यू हैव टू सी द सम वेरी नाइसली, यू हैव टू सी द लिमिट, यू हैव टू सी द सम वेरी नाइसली। जहां हम लोग लेट आउट यूनिट का निकाल रहे हैं, लेट आउट में कितना यूनिट्स है, 4 यूनिट्स है, टू 1 टेनेंट एट अ रेंट ऑफ 3 लाख। मतलब 4 यूनिट्स, अदर 4 यूनिट्स आपने एक ही टेनेंट को 3 लाख रुपया में भाड़ा पे दे दिया, चारों की चारों यूनिट्स। तो एक्चुअल रेंट कितना होगा सर, 3 लाख रुपया। एक्चुअल रेंट कितना होगा, 3 लाख रुपया। म्युनिसिपल टैक्स पेड कितना है, म्युनिसिपल, अच्छा म्युनिसिपल वैल्यू भी दिया है, म्युनिसिपल वैल्यू भी दिया है, म्युनिसिपल वैल्यू भी कितना है, म्युनिसिपल वैल्यू 3 लाख है। अब इसमें ध्यान से सुनना, मैंने आपको बोला था एरिया वाइज सम में आप एक्सपेक्टेड रेंट जब निकालोगे उसको तो आप प्रोपोर्शनेट करोगे, बट एक्चुअल रेंट को आप प्रोपोर्शनेट नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे एक्चुअल रेंट एक्चुअल लेट आउट पीरियड के लिए। तो ये 3 लाख तो आएगा, बट ये 3 लाख पूरा नहीं आ सकता बिकॉज इसमें 2 यूनिट क्या है, 2 यूनिट क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए भी है। तो 4/6, 4/6, तो 4/6 आपका जो रेशियो आया, आप 4/6 इंटू 3 लाख, ये क्या है, लेट आउट पोर्शन। तो 4/6 इंटू 3 लाख हो गया क्या, 2 लाख। तो 2 लाख और 3 लाख जो भी आपका है रहा है वो आपका जीएवे हो गया 3 लाख, वो आपका जीएवे हो गया 3 लाख। अब आपको म्युनिसिपल टैक्स माइनस करना है, इसमें भी याद रखिएगा प्रोपोर्शनेट करना है। इंश्योरेंस प्रीमियम का आपको डिडक्शन मिलेगा नहीं। इंटरेस्ट देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस विच वाज कंप्लीटेड इन 1996, कंप्लीशन ऑफ विच वाज कंप्लीटेड इन 1996, मतलब लोन तो उसके पहले लिए 1999 के पहले। तो यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट कितना आने वाला है, 30,000, याद है ना इंटरेस्ट वाला। तो ये आपको क्या बोल रहा है, 2,10,000, तो 2,10,000 तो भूल जाइए, लेकिन लेट आउट है तो कोई लिमिट नहीं है, लेट आउट है तो कोई लिमिट नहीं है, बट हमें ये 2,10,000 को अभी भी क्या करना पड़ेगा, अपोर्शन करना पड़ेगा। तो 30,000 आप पहले अपोर्शन करेंगे, तो 30,000 को आपने क्या किया, 4/6 किया, 2/3। तो 30,000 को आपने जब 4/6 किया तो आपका 20,000 आया, एनएवी कितना आया, 2,80,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन आप 2,80,000 का दे दिए। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अभी अभी बात किया 2,10,000, तो टोटल प्रॉपर्टी का है, तो 2 यूनिट 6 यूनिट्स, तो आपको समझ में आ गया, 2 और 4, तो 4/6 आपको एलोकेट करना पड़ेगा लेट आउट वाला पार्ट में। इन दिस केस इंटरेस्ट ऑन लोन 2,10,000 इंटू 4/6। तो आप लेट आउट में अगर आप 30,000 कर देना गड़बड़ हो जाएगा, ये लेट आउट है, लेट आउट के केस में देयर इज नो लिमिट। तो इन दिस केस 1,40,000 इज योर टोटल इंटरेस्ट, so 2,24,000 इज योर टोटल रिडक्शन विच यू विल डू फ्रॉम एनएवी। उसके बाद आप इनकम जो निकाल लिए वो हो जाएगा आपका 56,000, इनकम जो अब निकाल लिए वो हो जाएगा आपका 56,000। अभी मैंने टोटल इनकम निकाला है, अभी मैंने टोटल इनकम निकाला है, और आपको शेयर कितना बताया है, 3 इक्वल को ओनर्स, 3 इक्वल को ओनर्स, ठीक है, 3 इक्वल को ओनर्स, ठीक है। अगर 3 इक्वल को ओनर्स है, 6 यूनिट्स है, ए एंड बी हैव ऑक्यूपाइड 1 यूनिट ईच फॉर देयर रेसिडेंस। अब ईच यूनिट है मतलब सी के पास तो कोई यूनिट नहीं था, ए और यूनिट एक एक अपने पास ले लिया, ए और अपने लोग अपना एक एक यूनिट अपने पास ले लिया। बाकी जो 4 यूनिट्स है वो लोग क्या कर लिया, लेट आउट कर लिया। इस पे अपने आएंगे। सबसे पहले आप सेल्फ ऑक्यूपाइड में आइए, सबसे पहले आप सेल्फ ऑक्यूपाइड में आइए, सबसे पहले आप सेल्फ ऑक्यूपाइड में आइए। सो इन दिस केस सेल्फ ऑक्यूपाइड में अपने को क्या करना, देखिए सी का तो सेल्फ ऑक्यूपाइड निकलेगा नहीं बिकॉज सी के पास कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड यूनिट था नहीं। इनका एनुअल वैल्यू 0, एनुअल वैल्यू 0 हो गई क्योंकि 1-2 प्रॉपर्टी तक ये लोग कर सकते हैं। एंड मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना अलाउ होगा, अभी आप सोच रहे होंगे 2,10,000 है तो इसका हम 2/6 करेंगे, यानी 1/3 करेंगे, तो 1/3 आने से भी 70,000 आ रहा है, 70,000 आ रहा है 1/3 आने से भी। तो इंटरेस्ट फॉर ईच यूनिट कितना होगा, 35,000 पर यूनिट, पर ए होगा हर एक जन के लिए। तो क्योंकि 2 यूनिट्स था ना, तो 1 इनके पास था 1 इनके पास था, तो 35,000 इनका 35,000 इनका, बट इनका मैक्सिमम लिमिट कितना होगा, 30,000 पर को ओनर। तो मैक्सिमम इनके लिए 30,000 अपने लेकर चलेंगे, मैक्सिमम इनके लिए 30,000 हम लेके चलेंगे।
आई होप इट इज क्लियर। तो ये आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड ए और बी के लिए आ गया। लेट आउट पोर्शन का कितना है सर? लेट आउट पोर्शन देखिए टोटल निकला था। अब आपको एपोर्शन भी तो करना पड़ेगा, किसमें? ए बी और सी में आपको एपोर्शन करना पड़ेगा, ए बी और सी में। तो ए बी सी में 2 यूनिट्स तो सेल्फ ऑक्यूपाइड था ए के और बी के पास, 1 1 0 1 1 0, और बाकी जो थे, और बाकी जो 4 यूनिट्स था वो टोटल था, बाकी जो 4 यूनिट्स था वो टोटल था। यू कैन सी दिस, अदर 4 यूनिट्स आर लेट आउट टू 1 टेनेंट एट दिस। तो यहां पे अपने क्या करिए, यहां पे अपने क्या किए, बहुत ध्यान से समझना, यहां पे अपने रेशियो ले लिए 1:1:2, 1:1:2, 1:1:2 अपने रेशियो ले लिए। एज आउट ऑफ 6 आइडेंटिकल यूनिट्स ए एंड बी आर ऑक्यूपाइंग 1 यूनिट ईच फॉर देयर सेल्फ रेसिडेंस। तो इन दिस केस 56,000 को आप इस रेशियो में डाल दो, 1 to 4, तो 1/4 हो गया, 1/4 हो गया और हाफ हो गया। इस तरीके से आप निकालेंगे। एनीवेज ये रेशियो आपके एग्जाम में दिया रहेगा, तो यू नीड नॉट वरी फॉर दिस रेशियो। ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऐसा था कि एरिया वाइज का सम में आपको इस तरीके से करना पड़ता है। नाउ गाइज द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज डीम्ड ओनरशिप। द लास्ट सिलेबस नहीं होगा, ये रिविजन है। सर इतना धीरे मत पढ़ाइए, स्पीड इंक्रीज करिए। आप मुझ पर छोड़ दीजिए कि मेरे को क्या कराना है। मुझे पता है किस में टाइम देना है, किस में नहीं देना है। सो आई ऑल्सो नो ये रिविजन है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस डी टैंक। ओके चलिए, डीम्ड ओनरशिप सेक्शन 27। डीम्ड ओनरशिप सेक्शन 27 में 5 सिचुएशंस होता है। 5 सिचुएशंस मतलब कौन कौन से केसेस में आप मान लिए जाओगे कि आप डीम्ड ओनर हो, इवन दो यू आर नॉट दी ओनर। इवन दो यू आर नॉट दी ओनर, आपको मान लिया जाएगा कि यू आर द डीम्ड ओनर। सो इन दैट केस पहला सिचुएशन क्या है? पहला सिचुएशन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू द स्पाउस और टू अ माइनर चाइल्ड एक्सेप्ट माइनर मैरिड डॉटर। मतलब माइनर मैरिड डॉटर को छोड़ के बाद बाकी जितने भी प्रॉपर्टी है जो आप ट्रांसफर कर रहे हो अपने स्पाउस को, हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करो अपने स्पाउस को, एक्सेप्ट माइनर मैरिड डॉटर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। तो इन दिस केस आपको दिस केस आपको साथ में जो करना है बस ये समझना है कि माइनर मैरिड डॉटर को छोड़ के बाद बाकी जो स्पाउस है या माइनर चाइल्ड है उनको अगर आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो तो आप ही डीम्ड ओनर माने जाओगे। लेकिन मान लीजिए अगर एक पति अपने पत्नी को डाइवोर्स के समय यानी अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट में ट्रांसफर करता है तो डीम्ड ओनरशिप प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, इसलिए यहां लिखा है नॉट इन कनेक्शन विद अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट और टू माइनर चाइल्ड। नेक्स्ट एक इम्पार्टेबल एस्टेट है, एक इम्पार्टेबल एस्टेट है मतलब उसका पार्टीशन नहीं हो सकता। तो इन दैट केस जो इंडिविजुअल ओनर है उस प्रॉपर्टीज के, जो उस एस्टेट में कंप्राइज करते हैं, उसके जो होल्डर है, मतलब एक ही उसका सिंगल होल्डर है बट उसमें जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज उस एस्टेट से निकला है तो इंडिविजुअल ओनर अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं बट उसका जो मेन होल्डर है उन्हीं के हाथ में डीम्ड ओनरशिप प्रोविजंस एप्लीकेबल होगा। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म होता है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। मान लीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटी रेसिडेंशियल फ्लैट्स बनाया है और रेसिडेंशियल फ्लैट्स अपने मेंबर्स को एलोकेट कर दिया उनके नाम पे। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द लीगल ओनर बट इंडिविजुअल मेंबर्स आर एंजॉयिंग द बेनिफिट ऑफ दैट कोऑपरेटिव ऑफ दैट फ्लैट्स। सो उनके जो मेंबर होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, दे आर डीम्ड टू बी द ओनर। नेक्स्ट अगर एक पर्सन है वो पर्सन क्या होता है? एक पर्सन है जो सेक्शन 53 ऑफ टोपा मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, सेक्शन 53 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 अगर वो उसका पार्ट परफॉर्मेंस करता है, क्या करता है? पार्ट परफॉर्मेंस। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 53 पार्ट परफॉर्मेंस बोलता है कि द परचेजर इज रेडी टू पे द कंसिडरेशन इवन दो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज नॉट स्टार्टेड, ही इज रेडी टू पे द कंसिडरेशन और ही हैज ऑक्यूपाइड द हाउस। द मोमेंट ही हैज ऑक्यूपाइड द हाउस वो डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। ही इज पोजेसिंग अ प्रॉपर्टी इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ही इज रेडी टू पे द कंसिडरेशन। इन दैट केस एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वो मान लिया जाएगा कि उसने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर लिया और वो पर्सन मान लिया जाएगा कि वो डीम्ड ओनर है। person having a लीजिंग राइट इन अ प्रॉपर्टी फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 12 ईयर्स। बेसिकली बोला जाता है अप टू 12 ईयर्स, 12 ईयर्स से ज़्यादा अगर आपके पास राइट है इस प्रॉपर्टी को, जिसको अपने बोलते होता है ना पुराने ज़माने में होता था 99 ईयर्स का बड़ा बड़ा पट्टा लीज मिलता था, पगड़ी बोलते थे अपने उसको। ठीक है, टेनेंसी राइट्स मिलती थी। तो टेनेंसी राइट्स अगर मेरे पास है किसी
प्रॉपर्टी के ऊपर जिसपे मैंने 12 साल से बेसिक किसी को रेंट पे लगा सकता हूँ, लीजिंग राइट है मेरे पास उस प्रॉपर्टी का, लीज होल्ड राइट्स है मोर देन 12 नॉट लेस देन 12 ईयर्स, देन मैं उस प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर हूँ, ऑल्दो आई एम नॉट द लीगल ओनर बट आई एम द डीम्ड ओनर एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अब इसमें एक छोटा सा प्रोविजन याद रखिएगा, इसमें एक बात लिखी गई है कि 12 ईयर्स एक साथ नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट 1 मिनट, 12 ईयर्स एक साथ नहीं हो बट इंडिविजुअली मिला के अगर 12 ईयर्स हो गया, मतलब आप सबसे पहले 6 ईयर्स का लीज पीरियड लिए, उसके बाद एक एक साल से ज्यादा कम से कम 1 ईयर एक्सीड, एक साल से कम एक्सटेंशन बढ़ना चाहिए, सो दैट द टोटल नंबर ऑफ पीरियड शुड एक्सीड 12 ईयर्स। ठीक है, सो दिस इज द 6 केसेस ऑफ ऑफ डीम्ड ओनरशिप विच यू हैव टू रिमेंबर, ये आपको ध्यान रखना है। सो बस सर, अपनी हाउस प्रॉपर्टी की पार्ट ऑलमोस्ट खत्म हुई। अब मैं आपको एक बार कॉम्पोजिट रेंट दिखा देता हूं जो मैं आपको लास्ट क्लास छुड़वाया था। आप एक बार ऊपर आ जाओ, कॉम्पोजिट रेंट, अपना कॉम्पोजिट रेंट मैं आपको दिखा देता हूं। पेज 3.3 कॉम्पोजिट रेंट। ठीक है, कॉम्पोजिट रेंट मतलब बहुत सिंपल है, समझो। कॉम्पोजिट रेंट मतलब मुझे लेट आउट ऑफ प्रॉपर्टी करके मुझे हाउस प्रॉपर्टी से ज्यादा मुझे और भी बाकी कामों के लिए अदर सर्विसेज और अदर एसेट्स आई एम गेटिंग इनकम, अदर सर्विसेज और अदर एसेट्स आई एम गेटिंग इनकम। यानी मान लो एक प्लेस है, एक प्रॉपर्टी है, उसमें बहुत सारे अदर एसेट्स है, फर्नीचर है, एसी है, चेयर्स है, टेबल है, स्टेज है, बहुत सारे अदर एसेट्स है, और बहुत सारे अदर सर्विसेज भी मैं आपको दे रहा हूँ, लिफ्ट सर्विस, मेंटेनेंस सर्विस, एनुअल सर्विस, वाटर सर्विस, बहुत सारे सर्विसेज भी दे रहा हूँ। तो इन दिस केस आई एम गेटिंग वन सिंगल रेंट। ठीक है, जीएसटी में जिसको अपने बोले थे कॉम्पोजिट सप्लाई, अगर आपको याद होगा सेक्शन 7 और 8 में अपने पढ़े थे सीजीएसटी एक्ट का, उसी तरीके से यहाँ पे फॉलो होता है। कॉम्पोजिट रेंट, यू आर गेटिंग सिंगल रेंट from letting out of your property which consists of many services or many other assets. So in this case, how will you distribute the income? In how much you will getting in house property, how much you are getting in PGBP, how much you are getting in other sources. तो यहाँ पे एक चार्ट मैंने गाइज आपके लिए बनाया है, ये चार्ट आप बड़ा ध्यान से देख लीजिए। ये चार्ट मैंने आपके लिए बनाया है कॉम्पोजिट रेंट का। ठीक है, सो दो केस में मैंने डिवाइड किया है। आपको बिल्डिंग के लिए रेंट मिल रहा है, प्लस आपको सर्विसेज के लिए भी रेंट मिल रहा है। मतलब मान लीजिए मैं किसी को लेट आउट किया प्रॉपर्टी और मैं उसको काफी सारा सर्विसेज भी दे रहा हूं। ठीक है, आई एम ऑल्सो गिविंग हिम लिफ्ट सर्विस, आई एम गिविंग हिम कार पार्किंग सर्विस। जैसे मान लीजिए जनरली शादी के एरियाज में बिग बिग हॉल्स, कम्युनिटी हॉल्स अपने जब लेट आउट करते हैं तो अपने को कार पार्किंग स्पेस और बहुत सारे एरियाज, बहुत सारा अदर सर्विसेज भी देना पड़ता है। तो आई एम गेटिंग अ कॉम्पोजिट, I am entering into with the service recipient into a composite agreement. So in that case, I am also taking rent from the building part which I am letting it out, or other service part also. तो इस केस में जितना प्रॉपर्टी के लिए अपने सम इनकम रिसीव कर रहे हैं वो अपना एचपी इनकम में टैक्सेबल होगा, और बाद बाकी जो सर्विस इनकम के लिए वी आर टेकिंग द इनकम दैट विल बी टैक्सेबल अंडर एचपीजीबीपी इफ दैट इज माय होल टाइम बिजनेस और अदर सोर्सेज एज द केस में भी। ये पीजीबीपी आईफोस एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ सब्जेक्टिव मैटर होगा दैट यू नीड टू चेक द बिजनेस ऑफ द एसएससी, व्हाट इज हिज प्रिंसिपल बिजनेस। इफ इट इज द प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ द एसएससी व्हिच इज कैरिड ऑन बाय द एसएससी, देन यू विल टैक्स इट अंडर पीजीबीपी अंडर सेक्शन 28, एल्स यू विल टेक इट अंडर सेक्शन 56 अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, तो रेंट वाला एचपी वाला में जाएगा और बाकी सारा बिजनेस इनकम या अदर सोर्सेज में जाएगा। लेकिन सब जब अब मैं बिल्डिंग के साथ कुछ एसेट्स देता हूं, एसेट्स मतलब मान लीजिए मैं उस बिल्डिंग के साथ फर्नीचर, एसी, टेबल, चेयर, बहुत सारे एसेट्स मैंने आपको मिक्स करके उस बिल्डिंग के साथ रेंट पे लगाया। ठीक है, सो इन दिस केस आई एम गेटिंग अ वन पर्टिकुलर रेंट। सो इन दैट केस यू नीड टू चेक वेदर द सेग्रीगेशन इज पॉसिबल और नॉट, वेदर लेटिंग आउट इज सेपरेबल और लेटिंग आउट इज नॉट सेपरेबल। मान लीजिए मैंने आपको पूरा एक पर्टिकुलर फ्लैट लेट आउट कर दिया, उस फ्लैट में एसी भी है, फर्नीचर भी है, पूरा फुल फर्निश्ड फ्लैट है, प्रॉपर फ्लैट है। ठीक है, सो आई एम ऑल्सो गिविंग यू फ्लैट्स, आई एम ऑल्सो गिविंग यू राइट टू यूज प्रॉपर्टी। ओके, बट क्या मैंने डिस्टिंक्शन किया कि नहीं आप बिल्डिंग के लिए मत दो, या बिल्डिंग के लिए इतना दो, फर्नीचर के लिए इतना दो, एसी के लिए इतना दो, चेयर के लिए इतना दो, टेबल के लिए इतना दो, बेडरूम के लिए इतना दो? दैट इज नॉट पॉसिबल। वन सिंगल रेंट आई हैव गिवन यू द एंटायर प्रॉपर्टी। सो इन दिस केस वेदर
some part of the income should go in house property? The answer is no. In this case the entire rent will be taxable as PGBP, business income, या फिर other sources as the case may be. ध्यान से, अगर लेटिंग आउट सेपरेबल नहीं है, लेकिन सर मान लीजिए कुछ इस तरीके का अग्रीमेंट है कि यस I have rented you the property, I am also giving you an option to rent out this furniture, AC, machinery, so many assets I can rent out to you. So in that case क्या possible है मेरे लिए कि I can segregate it, मतलब building part will be separate, furniture part will be separate, AC part will be separate, other assets will be separate. Yes sir, letting out is separable. So in that case you can easily find out कि how much rent you are receiving from building, that will go under house property, other assets will go under PGBP, IFOS. ठीक है, ओके. इफ रूम गिवन टू एम्प्लॉइज, तो वो आप प्रॉपर्टी बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, वो आपका एचपी में नहीं आएगा, दैट विल गो इनटू पीजीबीपी. ठीक है, ओके सर. ये इलस्ट्रेशन आप एक बार प्लीज देख लेना, बहुत सिंपल इलस्ट्रेशन है. ये कंपोजिट रेंट का एक इलस्ट्रेशन है. यहाँ पे आपको एक कंपोजिट रेंट दिया हुआ है. ठीक है, यहाँ पे आपको एक कंपोजिट रेंट दिया हुआ है. मैं आपको मेन पार्ट दिखा देता हूँ सम का. this much is your composite rent, 60,000. okay, now 60,000 is your composite rent. Mr. Raj has let out his house, municipal tax paid by the tenant, तो इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा. expenses incurred are, जो टेनेंट ने एक्सपेंसेस इंकर किया है, आई मीन बेसिकली एक्सपेंसेस क्या है, रिपेयर्स बेंट बाय द टेनेंट, टेनेंट ने रिपेयर का खर्चा बेयर किया है, 3,000 रुपया वहां लगा. फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 1500 वहां लगा. इलेक्ट्रिसिटी वाटर, तो रिपेयर का खर्चा तो आपको डिडक्शन मिलता नहीं है, बिकॉज स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाता है. फायर इंश्योरेंस डिडक्शन मिलता नहीं है. इलेक्ट्रिसिटी वाटर चार्जेस पेड 5400. यस, अगर ये कंपोजिट है तो इलेक्ट्रिसिटी वाटर चार्जेस जो टेनेंट ने पे किया है मुझे, वो मैं उसको कंसिडर करूंगा. लिफ्ट मेंटेनेंस चार्ज, जो मैं, ये भी सर्विस है, ये भी सर्विस है, ये भी मैं कंसिडर करूंगा. कलेक्शन चार्जेस इंक्लूडिंग 300 ऑफ लिटिगेशन एक्सपेंस, इसका कोई वैल्यू नहीं है. ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही हैड क्लेम्ड अ डिडक्शन ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट of which 16,500 was allowed as deduction. On 10th August he recovered 10,500 from defaulting rent. तो ये क्या हो गई, मेरी सेक्शन 25A वाली रिकवरी हो गई. इसमें मेरे को फ्लैट 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा. ये गाइज आपको समझना है. ठीक है, सो देखिए कंपोजिट रेंट मेरा क्या है 60,000, बाद बाकी जो मेरा एम्यूनिटी चार्जेस लगा, क्योंकि 60,000 में तो बिल्डिंग का भी आ गया रेवेन्यू प्लस चार्जेस भी आ गया. अब मैंने जो बाकी सारा चार्जेस पे किया है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर चार्जेस पेड 5400, लिफ्ट मेंटेनेंस चार्जेस पेड, ये दो चार्जेस जो मैंने पे किया है इसका मैंने डिडक्शन ले लिया. ये फाइनल मेरा जीएवी आ गया, क्योंकि ये मेरा पूरा का पूरा क्या है, सर्विस इनकम का पार्ट है. ठीक है, लेस म्यूनिसिपल टैक्स मैंने नील किया क्योंकि टेनेंट ने पे किया, डिडक्शन मैंने क्लेम कर लिया, और उसके बाद लास्ट में जाके मैंने 70%, बेसिकली 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन देने के बाद, इसलिए मैंने 70% लिखा और यहाँ मैंने रिकवरी को टैक्स कर दिया. तो टोटल मेरा इनकम आ गया 43,890. एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना, यू विल अंडरस्टैंड. सो दिस वॉज द टोटल पार्ट ऑफ योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, विच आई थिंक आई हैव गिवन वेरी गुड जस्टिस. मैंने पूरा टाइम दिया, और कोई भी स्टूडेंट अगर पहली बार भी एचपी पढ़ा होगा तो उसको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, आपको ये समझ में आ गया होगा. ठीक है, सो दिस वॉज द ओवरऑल पार्ट ऑफ द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. अगर आपका कोई क्वेरीज होगा तो हम लोग उसको लास्ट में टेकअप करेंगे. ठीक है, आज एचपी के लिए अपने को इतना ही करना है.